विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस कड़ी के अंदर सेट 3 और साथ ही वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और निसंदेह इन प्रश्नों से आपको काफी मदद मिलेगी, न केवल सेट 3 में बल्कि आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न है कि अकबरनामा, शाहजहांनामा, ये जो ग्रंथ लिखे थे इनकी भाषा कौन सी थी। तो विद्यार्थियों, ये सभी के सभी ये दोनों ग्रंथ जो थे ये फारसी भाषा के अंदर लिखे जाते थे। यहाँ एक बात बताते चलें कि फारसी जो भाषा थी मुगलों की दरबारी भाषा रही थी। अगला प्रश्न है विहजाद कौन था। प्रश्न नंबर ये आपका 2 है। तो विहजाद जो था एक सफावी दरबार का या सफावी दरबार के अंदर मशहूर ये चित्रकला या चित्रकार था, जिसने ईरानी चित्रकला को एक नया रूप दिया था, एक नया आयाम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो फारसी अनुवाद है विद्यार्थियों वह रज़्मनामा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, युद्धों का इतिहास, युद्धों की कहानी। तो इसके फारसी अनुवाद को रज़्मनामा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जरीन कलम यह क्या था, या जरीन कलम का खिताब किसे दिया गया था। तो जरीन कलम का खिताब विद्यार्थियों दिया गया कश्मीर मोहम्मद हुसैन को, और ये खिताब दिया गया अकबर के द्वारा। और ये दिया जाता था किस लिए, जो भी अच्छा या सबसे बेहतर सुलेखक होता था, जैसे जो दरबारी पुस्तकालय जो थे उनके अंदर जो पुस्तकें रखी जाती थी, तो उनको लिखने का जो कार्य था वह किन को दिया जाता था, जिनकी राइटिंग, जिनकी लिखाई अच्छी होती थी, और सबसे अच्छे लेखक को जरीन कलम का खिताब दिया जाता था। अगला प्रश्न है विलियम जोन्स ने किस संस्था का निर्माण किया था। तो मुगल दरबार या मुगल शासक के दौरान जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों को इंग्लिश भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य ये शुरू किया गया, ताकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझा जा सके आसानी से। तो इसके लिए यह कार्य किया किसने, विलियम जोन्स ने। और इसके लिए इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और यह सोसाइटी जो बनाई थी 1784 के अंदर बनाई थी, और इसमें विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने मिर्जा राजा की पदवी जो दी थी, मिर्जा राजा की पदवी यह किसको दी थी। तो यह 2 राजपूत शासकों को दी थी। कौन कौन थे, जयसिंह और जसवंत सिंह। इन दोनों को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, और निसंदेह ये मुगल दरबार के अंदर पहले राजपूत शासक रहे। अगला प्रश्न है कि सूरत बंदरगाह का जो राजस्व था, यानी कि जो टैक्स था, यह किसके पास जाता था, या इस टैक्स को लेने वाला या वाली कौन थी या कौन था। तो आंसर है इसका जहांआरा, जो कि आप कहेंगे शाहजहां की पुत्री थी। तो यह इस टैक्स को लिया करती थी, किस बंदरगाह के, सूरत बंदरगाह के टैक्स को। अगला प्रश्न है मनसब प्रथा, यह प्रथा किसने शुरू की थी। तो मनसब जो प्रथा थी यह अकबर ने शुरू की थी। किसने, अकबर ने, जो कि मुगलों के अंदर सबसे महान शासक कहे जाते हैं। संख्या 9 ये आपके सामने है। चांदनी चौक का डिजाइन किसने तैयार किया, यानी कि चांदनी चौक का नक्शा जो था यह किसने बनाया। तो इसका उत्तर भी शाहजहां की लड़की, जिसका नाम था जहांआरा, काफी पावरफुल लेडी थी मुगल दरबार के अंदर। तो इन्होंने ही चांदनी चौक का नक्शा जो था वो तैयार किया था। अगला प्रश्न है सुलह ए कुल, यह नीति किसने शुरू की। तो सुलह कुल की नीति अबुल फजल की मदद से यह नीति शुरू करी थी अकबर सम्राट ने। अगला प्रश्न है कि अकबर का जो वित्त मंत्री था वह कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री आशय सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो टोडरमल जो था
वह अकबर का वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि यह कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि विद्यार्थी हुई 1765 के अंदर। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेजिडेंट था, बड़ा अधिकारी था, वह कौन था? वह था लॉर्ड क्लाइव। और यह संधि किसके बीच में हुई? तो यह संधि हुई मुगल सम्राट शाह आलम और इसके साथ जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यह संधि अपने ऐतिहासिक संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संधि के बाद में अंग्रेजों को पहली बार प्रशासकीय रूप से खुली परमिशन मिल चुकी थी। अगला प्रश्न है कि दीकू जो थे ये कौन थे? तो दीकू वास्तव में ये साहूकार या ऋणदाता लोग थे, लेकिन संथाल जो थे इन लोगों से काफी नफरत करते थे। और कारण क्या था? क्योंकि ये लोग संथालों का आर्थिक रूप से काफी शोषण करते थे। तो दीकू का अर्थ है वहां के स्थानीय साहूकार। अगला प्रश्न है दामिन ए कोह यह क्या था? तो दामिन ए कोह वह भूभाग था जो कंपनी के अधिकारियों ने संथालों को विशेष रूप से दिया था ताकि इस जमीन को तैयार करें, और इसके एवज में संथालों को विशेष भूमि भी देने का वचन दिया गया था, दी भी थी। लेकिन बाद में दामिने को धीरे धीरे संथालों के लिए एक शोषण का जरिया बनना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि खेती के लिए जो पहाड़िया लोग थे वो क्या यूज करते थे, क्या प्रयोग करते थे? तो सबसे पहले पहाड़िया लोग, इनका नाम पहाड़िया क्यों पड़ा? क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों में ये लोग रहते थे, इसलिए इनका नाम पहाड़िया पड़ा। और ये लोग प्रयोग करते थे कुदाल का, खोदने के लिए कुदाल का प्रयोग ये करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? पहला गवर्नर जनरल विद्यार्थियों था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ध्यान रहे, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त यह किसने शुरू किया था? स्तंभरारी बंदोबस्त आपने सुना होगा, बंगाल में लागू हुआ था। तो वह बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो यह बंदोबस्त विद्यार्थियों लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों था कि यहां से जितना ज्यादा हो सके भू राजस्व इकट्ठा किया जाए और उसका प्रयोग, उसका फायदा किसके लिए किया जाए? उसका फायदा किया जाए इंग्लैंड में लगे हुए उद्योगों के लिए, रेवेन्यू उनके लिए अतिरिक्त पैसा अधिशेष उपलब्ध कराने के लिए इस पैसे का प्रयोग किया जाता था। और साथ ही जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनके लिए वेतन का भुगतान आदि वो भी इसी आय से किया जाता था। अगला प्रश्न है दक्कन दंगे कब और कहां हुए? तो दक्कन दंगे विद्यार्थी हुए 1875 में। और ये कहां पे हुए? ये हुए पूना के सूपा कस्बे में। पूना के अंदर एक सूपा कस्बा था, वहां ये दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है कि अधिशेष आय का विचार यह किसने दिया? अधिशेष आय यानी कि अतिरिक्त आय का जो विचार दिया था विद्यार्थियों, यह दिया था किसने? तो यह दिया था रिकार्डो, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने यह विचार दिया था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी कब और किसने लागू की? तो रैयतवाड़ी विद्यार्थियों सबसे पहले बारह महल जिले का नाम था, मद्रास रियासत के अंदर। सबसे पहले तो ये वहां लागू की गई, और वहां जब लागू की गई तो सबसे पहले लागू की 1792 के अंदर, 1792 में। लेकिन बाद में पहली बार इसको काफी बड़े दायरे में यानी कि पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में तो पहली बार लागू किया थॉमस मुनरो ने, और यह लागू किया 1820 के अंदर। अगला प्रश्न है कि दक्कन विद्रोह जिसका प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था, दक्कन विद्रोह की खबर किस शीर्षक से यह छपी थी? तो दक्कन विद्रोह की जो खबर छपी थी रैयत और साहूकार, इस शीर्षक से यह खबर छपी थी। और यह किस अखबार में छपी थी?
तो उसका नाम था नेटिव ओपिनियन। इंग्लैंड का यह अखबार था नेटिव ओपिनियन, उसके अंदर यह खबर छपी थी। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने समय के लिए लागू हुआ था। तो रैयतवाड़ी विद्यार्थियों लागू हुआ था दक्षिणी भारत में सबसे पहले कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। और किसने लागू किया था, थॉमस मुनरो ने। तो यह कुल मिला के 30 वर्षों के लिए 30 ईयर्स के लिए यह इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो थे वह कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और इससे पहले लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वह समाप्त हो चुका था। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जगदीशपुर बिहार के अंदर है। तो बिहार के अंदर वहां के एक स्थानीय जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, और वह आरा जिले से संबंधित थे। और वो वहां के स्थानीय विद्रोह में काफी बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि डंका शाह के नाम से ये कौन प्रसिद्ध थे। तो डंका शाह नाम से प्रसिद्ध जो थे वह व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। और मौलवी अहमदुल्ला शाह डंका नाम से किस लिए फेमस थे, क्योंकि इनके आगे लगातार डंका बजाते हुए लोग चलते थे और पीछे एक बड़ा जन सैलाब वो इनके साथ साथ रहता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उनके सैनिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ इनको गिरफ्तार कैसे करें। अगला प्रश्न है कि राइफल इंडक्शन या इंस्ट्रक्शन डिपो इसके कमांडेंट कौन थे। तो इसके कमांडेंट थे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, कैप्टन राइट इसके जो थे वह कमांडेंट थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, विधवा अविवाह को किसने बैन किया, यानी कि किसने समाप्त किया। तो वह व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने विधवा अविवाह को बैन कर दिया था और सभी विधवाओं को परमिशन दी थी कि वो अपनी शादी करा सकें। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यह कब की गई। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना विद्यार्थियों की फरवरी 1916 में। और इसके उद्घाटन जो समारोह के अंदर जो प्रमुख भाषण था वह था गांधी जी का, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी भद्र जन आए हुए थे उन सभी को आगाह किया कि हम किसी एक बड़े जन समूह, एक बड़े किसी नेतृत्व की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास वो जन समूह नहीं है जो वाकई में त्रस्त है। तो उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका इसका प्रकाशन किसने किया। तो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन विद्यार्थियों किया किसने, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी लेखक ने महात्मा गांधी की जीवनी बायोग्राफी वो लिखी। तो इनका नाम था लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी वह लिखी थी। अगला प्रश्न है नमक आंदोलन जो शुरू हुआ था कहां से, साबरमती आश्रम से। और नमक आंदोलन का परस्फुटन कहेंगे तो वह कहां से हुआ, डांडी से। तो साबरमती से डांडी तक दांडी यात्रा थी, यानी कि नमक आंदोलन की वह पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं। तो नमक आंदोलन में सहयोग करने वाली महिला यह कौन थी। तो महिला का नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। यह महिला थी जिसने नमक आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया था। अगला प्रश्न है सिकंदर साहू यह कौन थे। सिकंदर साहू तो बिहार के अंदर एक गांव बस्ती गांव में यह एक गुड़ निर्माता थे, गुड़ बनाने वाले थे। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और कहां की गई। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग विद्यार्थियों 1929 लाहौर अधिवेशन के अंदर यह डिमांड रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बंच ऑफ
ओल्ड लेटर्स, इनका प्रकाशन जो किया था तो वह प्रकाशन किसने किया था? तो इनका प्रकाशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां स्वतंत्र सरकारों का संचालन किया गया? तो इसमें से एक तो थी आपके महाराष्ट्र के अंदर सतारा और दूसरी बंगाल के अंदर थी मेदिनीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर की शुरुआत यह किसने की? यानी कि लोगों को न्याय मुहैया कराने के लिए न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। तो यह किसने की थी? तो यह की थी जहांगीर ने, जिसका नाम इतिहास में सलीम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा, यह बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था विद्यार्थियों अकबर ने। और क्यों करवाया था? तो अकबर की गुजरात के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कि जहांगीर यानी कि सलीम जिसका नाम था, तो जहांगीर के दरबार में कौन यूरोपीय दूत या राजदूत वो पधारे थे? तो जहांगीर के दरबार में थॉमस रो वो राजदूत थे, जो कि जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत थॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो विद्यार्थी ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो निसंदेह आपके सेट 3 ही नहीं बल्कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और निसंदेह आपकी ये मदद करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।